जय हिंद डियर स्टूडेंट, 2019 का पार्ट सेकंड आज हम लोगों को कंटिन्यू करना है। पुरानी सीरीज से आप लोगों ने जरूर कुछ टॉपिक्स ऐसे एनालिसिस कर लिए होंगे जहां से रैंडमली या रेगुलरली हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और बच्चों जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने जो मेरे द्वारा बताया गया स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया है तो जरूर आपको इस एनडीए के एग्जाम के अंदर 80 मार्क्स का जो हमारा वेटेज है इसमें से मोर देन 60 मार्क्स आपका इजीली बच्चों यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों आप देखा होगा कि मैक्सिमम कहीं ना कहीं हम इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में दी जाएं तो मिनरल्स हो गया, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिवर्स है, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग हर बार मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो भी हम लोग को मिनरल से ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है बच्चों, अधात्विक खनिज कौन सा है? ठीक है, हम लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें से कौन सा खनिज ऐसा है जो अधात्विक है। ठीक है, तो देखो धात्विक खनिज में हम लोग किस किस को शामिल कर लेते, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आपका बॉक्साइट वगैरह जो है ये आपके कैसे मिनरल्स है, मेटेलिक मिनरल्स है। और नॉन मेटेलिक में जब हम लोग जाते हैं तो जैसे आपने माइका का नाम सुना है, माइका जिसको हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा एस्बेस्टास का। ठीक है, तो एस्बेस्टास भी एक कैसा मिनरल्स है, तो एस्बेस्टास भी एक मिनरल्स है आपका कैसा, नॉन मेटेलिक है। तीसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों लाइम रॉक का, चूना पत्थर, लाइम रॉक। चौथा हम लोगों ने नाम सुना है सॉल्ट रॉक, सॉल्ट रॉक, चूना पत्थर, नमक चट्टान, मार्बल, संगमरमर, है ना। ये जो सारे आपके मिनरल्स मैंने जो बताए हैं ये सारे के सारे मिनरल्स जो है ये कैसे हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। डायमंड तो आपने सुना ही होगा, हीरा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिनरल्स कैसे हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। तो देखिए इनमें से कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो आप बोलेंगे जी सर ऑप्शन में जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है वो माइका है। ठीक है, तो माइका कैसा हो गया, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो गया। मेटेलिक में कौन कौन आ जाएगा, आयरन है, ठीक है, कॉपर है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, जिंक है, कॉपर है, इसके अलावा सिल्वर है। ये सारे के सारे हमारे कैसे मिनरल्स हो जाएंगे, मेटेलिक मिनरल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी राज्य की एक रबी की फसल, यानी कि हमें रबी क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से नॉर्थ इंडिया का एक रबी क्रॉप्स कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप इन दी नदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर वाले राज्य में इनमें से कौन सा क्रॉप रबी क्रॉप है। तो बच्चों ये जो राइस है, चावल जिसको हम कहते हैं, ये तो एक खरीफ का क्रॉप है, इसको तो हम लोग जून जुलाई में लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में निकाल लेते हैं। बाजरा हो गया, और इसके अलावा आप देखेंगे ज्वार है, मक्का है। ठीक है, ये भी हमारे कैसे हैं, खरीफ क्रॉप है। आप लोगों ने बार्ली जो के बारे में जरूर सुना होगा बच्चों, ये रबी वाला क्रॉप है और इसको हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाते हैं। इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाने वाला जो स्टेट है कौन सा, यूपी है। ठीक है, और फिर रागी हम देखेंगे फूड क्रॉप है, इसका कर्नाटक तमिलनाडु में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। और ये कैसा क्रॉप है, फूड क्रॉप है, खाद्यान्न फसल है। तो राइट आंसर हो गया बच्चों हमारा सी, बार्ली जो है वो एक प्रकार का कैसा क्रॉप है, वो एक प्रकार का रबी क्रॉप है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियां अच्छी उदाहरण है। ठीक है, द रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, आप लोगों ने बच्चों 2 टर्म सुने होंगे, है ना, एक नदी तंत्र जिसको हम रिवर सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा नदी प्रारूप जिसको हम लोग रिवर पैटर्न या ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ द रिवर इज नोन एज रिवर पैटर्न। तो बच्चों ड्रेनेज सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्वेंट और एक होता है इनसिक्वेंट। वे नदियां जो रीजनल स्लोप को फॉलो करती है वो सिक्वेंट होती है। वे नदियां जो आपका क्षेत्रीय ढाल का अनुसरण करती है, जिस दिशा में ढाल है उसी दिशा में बहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं सिक्वेंट रिवर या क्रमवर्ती नदियां, क्रमवर्ती नदियां। और वे रिवर जो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं उसको हम बोलते हैं इनसिक्वेंट रिवर। क्या कहते हैं, इनसिक्वेंट रिवर। सिक्वेंट रिवर के 4 टाइप्स होते हैं, कंसिक्वेंट, सबसिक्वेंट, रीसिक्वेंट और ऑफसिक्वेंट। और इनसिक्वेंट रिवर के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। दूसरा जो ड्रेनेज पैटर्न है बच्चों वो लगभग 8 टाइप का होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मोटा मोटा हम देखेंगे तो 8 तरह का होता है। जिसमें सबसे पहला, यदि कोई रिवर एक दूसरे के पैरेलल फ्लो हो रही है तो वो होता है पैरेलल रिवर पैटर्न। जैसे हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया में गंगा की ट्रिब्यूटरी हम देखें
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब रिवर एक दूसरे के कैसे रहेंगे, लगभग पैरेलल रहेंगे। दूसरा होता है आपका रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि रिवर के ओरिजिन पॉइंट एक ही प्लेस से होंगे लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ये रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल होगा। सेंट्रीफ्यूगल इसका जस्ट अपोजिट सेंट्रीपिटल होता है। ओरिजिन पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन किसी डिप्रेशन या लेक में जाकर के ड्रेन हो जाएंगे, ये आपका सेंट्रीपिटल होगा। क्या होगा, सेंट्रीपिटल। और यदि कोई रिवर ऐसा है जो बीच में किसी आइलैंड वगैरह के कारण दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और आगे जाके फिर मिल जाता है, उसको बारबेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारबेड। और यदि कोई रिवर है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर में किसी प्लेस पर जाकर के ड्रेन हो जाए और वो राइट एंगल ना हो, क्या ना हो, राइट एंगल, तो ऐसे रिवर को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ट्रेल्स। क्या बोल देंगे, ट्रेल्स। एक जाली जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसे हम बोल देते हैं ट्रेल्स पैटर्न। तो यदि हम लोग पैरेलल पैटर्न देखें और यदि हम लोग कहां चले जाएं, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में, तो यहां पर मैक्सिमम आप रिवर देख रहे होंगे तो एक दूसरे के कैसे दिखेगी, पैरेलल दिखेगी। चाहे लॉयर्स, साइन रिवर है ना, गेरोन रिवर, एब्रो रिवर, ये सब रिवर एक दूसरे के कैसे पैरेलल हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रिवर इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप इज फ्लो इन द पैटर्न ऑफ पैरेलल। किस पैटर्न में फ्लो होती है, पैरेलल पैटर्न में फ्लो होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 104। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है, कोल्ड ओशन करंट बताना है हम लोगों को। हम बात किए हैं कि कोल्ड ओशन करंट, वार्म ओशन करंट कैसे डिफाइन करेंगे। जो ओशन करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है वो वार्म होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ पोल जाए। और जो ओशन करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आती है वो कोल्ड होती है। जो पोल से कहाँ आती है, इक्वेटर की तरफ, वो कोल्ड होती है। ठीक है, तो देखिए मोजाम्बिक की जो ओशन करंट है, मोजाम्बिक एक कंट्री आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो उसके पैरेलल ऐसे जो एक ओशन करंट चलती है उसका नाम है मोजाम्बिक ओशन करंट। और ये वार्म है। कैसी है, वार्म, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये भी क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के कहां चलती है, ईस्टर्न पार्ट में। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के ईस्टर्न पार्ट में चलती है ऐसे, तो ये भी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, यानी कि ये भी वार्म है। ये भी कैसी बच्चों, वार्म है। तीसरा कैरिबियन, तो आप जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कैरिबियन सी है, उस कैरिबियन सी वाले पार्ट पे जब आप जाएंगे तो इसके पैरेलल एंटिलीज या कैरिबियन की जो ओशन करंट है वो भी कैसी, वार्म है, क्योंकि वो भी इक्वेटर से कहां जा रही है, पोल की तरफ। तो मोजाम्बिक भी वार्म है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया भी वार्म है, कैरिबियन भी वार्म है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट। साउथ एटलांटिक जो ड्रिफ्ट है कैसा है, कोल्ड ओशन करंट है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, बी। राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, ए, है ना, साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे इंडिया में जो पोर्ट है 12+1 13 जो मेजर पोर्ट है, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। इसमें जो पारादीप पोर्ट है जो कहां पड़ता है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन में। कहां पड़ता है बच्चों, उड़ीसा के कोस्टल रीजन में। तो इस उड़ीसा के कोस्टल वाले पार्ट में यहां पर एक जो पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट। ये पारादीप पोर्ट लोकेटेड है महानदी के डेल्टाई रीजन में। कहां लोकेटेड है, महानदी के डेल्टाई वाले पार्ट में लोकेटेड है, इसीलिए इसको हम डेल्टाई पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टाई पोर्ट। और ये जापान को क्या करता है, आयरन और मैग्नीज एक्सपोर्ट करता है। जापान को आयरन और मैग्नीज एक्सपोर्ट करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस रिवर के डेल्टाई रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे महानदी के डेल्टाई में। कहां पर है, महानदी के डेल्टाई। और यही जो महानदी, इसके किनारे कटक शहर है जहां पर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके किनारे संभलपुर है जहां पर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड है। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा, हीराकुंड है। और यहीं पर एक शहर हमें मिलता है बांकी। तो कटक, संबलपुर और बांकी ये जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, पारादीप के किनारे, सॉरी महानदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स से ओरिजिन है। तो आपने पढ़ा होगा, हम लोग 2-3 सिद्धांत पढ़ते हैं, साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना, फिर दोलन सिद्धांत, और एक हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो बच्चों जो बिग बैंग सिद्धांत है जिसको जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है, ये एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स के ओरिजिन को। किसके, यूनिवर्स। और यदि हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, प्लेनेट के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम मोनोटिस्मल और डाइटिस्मल, यानी कि हम लोग एक तारा सिद्धांत और 2 तारा सिद्धांत पढ़ते हैं। तो वहां पर आप लोग नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो ये भी ओरिजिन ऑफ अर्थ है, प्लेनेट से रिलेटेड है। बाइनरी स्टार थ्योरी भी आप देखेंगे, है ना, प्रोटोसन और
कंपेनियन स्टार वाली जो थ्योरी वो पढ़ी हम लोगों ने, वो भी किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ अर्थ या प्लेनेट से। और प्लेनेटिस्मल थ्योरी भी किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ अर्थ या प्लेनेट से। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है 1960 के दौर में, है ना, वो किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ द इंडोनेशिया इज नॉट टच बाय द इक्वेटर। अभी तक हम लोग देखे थे कि मालदीव और इंडोनेशिया दो ऐसे देश है एशिया कॉन्टिनेंट के जो लोकेटेड है कहां पर, इक्वेटर पर। लेकिन अब पूछ रहा है कि इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड जो इक्वेटर को टच नहीं करते हैं। तो बच्चों जब आप देखेंगे इस तरह से इक्वेटर पास हो रहा होगा, तो यहां पर एक कंट्री है आपका सुमात्रा, सॉरी आइलैंड है सुमात्रा। सुमात्रा के आगे हम जाएंगे तो यहां पर एक आपका आइलैंड है बोर्नियो। कौन सा आइलैंड है, बोर्नियो, है ना। इस बोर्नियो में हम लोग देखेंगे एक प्लेस आपको मिल जाएगा कहां पर, कालीमंतन। कौन सा, कालीमंतन। और आगे हम जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा सुलावेसी। कौन मिलेगा, सुलावेसी, ठीक है, सुलावेसी आइलैंड मिल जाएगा। और यहां पर एक आइलैंड है जावा। कौन सा आइलैंड है, जावा। तो आप देखेंगे जावा जो है वो इक्वेटर के साउथ में, इक्वेटर के कहां पर है, साउथ में। और सुमात्रा, कालीमंतन, सुलावेसी तीनों आपके आइलैंड कहां मिलेंगे, इक्वेटर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी, जावा जो आइलैंड है ये लोकेटेड नहीं है इक्वेटर पर। कहां पर, इक्वेटर, है ना, इक्वेटर को टच नहीं करेगा। यदि आप देखेंगे इस मैप में भी तो ये सुमात्रा आइलैंड आपको दिख रहा है जहां से इक्वेटर पास हो रहा है, ये कालीमंतन है जहां से पास हो रहा है, और ये सुलावेसी है जहां से पास हो रहा है कौन, इक्वेटर। लेकिन ये जावा आइलैंड है, इससे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है, यानी कि वो फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका, ऑर्गेनिकली। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म में हम देखेंगे तो जो चौक है जिसको हम खड़िया भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, खड़िया। ये चौक या खड़िया जो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ऑर्गेनिकली। तो और कैसे कैसे होता है सर, तो एक केमिकली होता है, यदि उसकी केमिकली कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो। एक फिजिकली या मैकेनिकली होता है, फिजिकली या कैसा होता है, मैकेनिकली। और तीसरा कैसे होता है, ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली, ठीक है, फिजिकली और केमिकली। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोपेन जो है, जिन्होंने इंडिया और वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स को क्लासिफाई किया, उन्होंने 3 स्टैंडर्ड लिए, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन। और इन 3 स्टैंडर्ड को लेकर के वर्ल्ड और इंडिया के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। तो जो ए अल्फाबेट है डिनोट करता है ट्रॉपिकल कंडीशन को, किसको, ए जो है वो ट्रॉपिकल कंडीशन को डिनोट करता है, बी जो है वो हम लोग देखेंगे किसको, ड्राई क्लाइमेट को करता है, सी जो है वार्म टेम्परेट को करता है, डी जो है कोल्ड को करता है, ई जो है पोलर को करता है, और एच जो है वो हाईलैंड को करता है, ठीक है। और इसके सब कैटेगरी में हम कुछ वर्ड ऐसे यूज करते हैं, स्मॉल एफ एम एस डब्ल्यू, ये स्मॉल है सारे, ठीक है। एफ जो होता है वो रेन फॉरेस्ट को करता है, ठीक है। एम जो है मानसून को करता है, एस जो है वो सवाना, सवाना ड्राई समर को डिनोट करता है, ड्राई समर। और जो डब्ल्यू है वो सवाना ड्राई विंटर को, सवाना ड्राई विंटर को। यदि हम लोग ए के हम लोग रेफरेंस में यूज कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पर वो पूछ रहा है CFA को डिकोड करना है। CFA यदि कहीं लिखा है किसी प्लेस पर तो उसका मीनिंग क्या होगा, कोपेन के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो देखो सी लिखा मतलब यहाँ ट्रॉपिकल और ड्राई तो हो नहीं सकता है। तो देखो ए ट्रॉपिकल लिखा तो हम ट्रॉपिकल को हटा देते हैं, है ना। आर्द्र उपोष्ण जलवायु मतलब उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल 30 से 35 के बीच में, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। आगे हम लोग और चेक कर ले पहले। टुंड्रा ये हमेशा होता है पोलर वाले रीजन में जहाँ ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, हाइट पर भी हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड पर, और पोलर रीजन में भी हो सकता है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तो हम पहले बोल चुके, ट्रॉपिकल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ए अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है किस कोड को, CFA को, CFA। फिर नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से किस वलन में अक्षितल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों देखो यदि दोनों लिंब की लेंथ और एंगल सेम है तो ये सिमेट्रिकल फोल्डिंग है। कैसा फोल्डिंग है, सिमेट्रिकल। एक का लेंथ ज्यादा एक का कम है तो ये एसिमेट्रिकल है, लेंथ भी डिफरेंट है एंगल भी डिफरेंट है, ये एसिमेट्रिकल फोल्डिंग है। यदि एक आपका लिंब कैसा है, बिल्कुल खड़ा है तो ये मोनोक्लाइनल है। कैसा है, मोनोक्लाइनल। यदि हल्का सा अंदर की तरफ टर्न ले जाएगा तो इसको हम क्या कह देंगे, ये ओवरफोल्ड है, ओवरफोल्ड। और यदि दोनों लिंब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो ये आइसोक्लाइनल है। क्या है, आइसोक्लाइनल। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बस हॉरिजॉन्टल नहीं है,
एक दूसरे के पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल, और एक दूसरे के पैरेलल भी और हॉरिजॉन्टल भी है, तो ये कहलाएगा रिकम्बेंट। क्या कहलाएगा? रिकम्बेंट। ठीक है, तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, ओवरटर्न, ओवरफोल्ड, रिकम्बेंट, नेपे, ये सब हम लोग देखेंगे। लगभग 8-9 तरह की फोल्डिंग होती है, और यदि किसी रॉक ब्लॉक के आपस में टकराने के कारण जो पार्ट ऊपर उठता है उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो पार्ट नीचे धंस जाता है उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं। तो एंटीक्लाइन मतलब ऊपर उठा हुआ, सिंक्लाइन मतलब नीचे धंसा हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? रिकम्बेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। फिर नेक्स्ट हम देखें, भारत में अब तक कितने स्थानों को रामसर संरक्षण सूची में शामिल किया गया? अब देखो क्वेश्चन है हमारा कब का? 2019 का है ना, 2019 का पेपर हमारा सेकंड है एनडीए का। ठीक है, तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वो इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि उसके पहले हमारे देश में 26 रामसर स्थल थे, लेकिन सुंदरवन को हमने बना करके कौन सा कर दिया था? 27वां कर दिया था। इसलिए हमारे देश में उस समय 27 वेटलैंड साइट्स थे। कितने थे? 27। तो उस समय का तो आंसर होगा 27। लेकिन मैं आज की बात करूं बच्चों, है ना, तो आज हम लोग देख रहे हैं 2023 में हमारे पास में जो वेटलैंड साइट्स है वो कितनी है? 75 है। कितनी है? 75 स्थान हमारे देश में रामसर साइट्स में शामिल है। और ध्यान रखिएगा 1971 में इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए हम लोगों ने रामसर जो शहर है ईरान का, वहां पर हम लोगों ने एक बहुउद्देशीय समझौता मल्टीलेटरल पैक्ट किया था। और हर वर्ष हम 2 फरवरी के दिन क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आप ध्यान रखना भारत के 2 स्थान शामिल है। कौन कौन से? तो एक केवलादेव घाना और एक लोकटक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन शामिल है? केवलादेव घाना और लोकटक जो लेक है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। विश्व में लगभग 48 ऐसे स्थान है जिनको हमने शामिल किया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, और उसमें से 2 स्थान भारत के हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी ये सीरीज थी इसमें हम लोगों ने 2019 एनडीए सेकंड का हम लोगों ने कुछ पार्ट कवर किया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे अगली सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।